नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरु एकेडमी के करंट अफेयर सेशन में। देखिए आज 15 नवंबर 2024 है और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है सबको हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दें, देखिए जो लोग नए हैं चैनल पे जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए अगर आप में कुछ करने की इच्छा है तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। तो हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग जो है बनाए रखिए और कॉन्फिडेंट रहिए। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे यानी कि विश्व मधुमेह दिवस को हम कब मनाते हैं। देखिए हर साल हम 14 नवंबर को मनाते हैं विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। देखिए जो आपका ये विश्व मधुमेह दिवस है, इसका आयोजन मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। और देखिए 2024 का जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है, इसका थीम है बाधाओं को तोड़ना और अंतरालों को पाटना यानी कि ब्रेकिंग बैरियर्स और ब्रिजिंग गैप्स। इसको नोट कर लीजिएगा, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और थीम क्या है इस साल की, बाधाओं को तोड़ना अंतरालों को पाटना। और देखिए दूसरा प्रश्न है कि बाल दिवस यानी जो चिल्ड्रंस डे है ये भारत में कब मनाया जाता है। तो देखिए भारत में चिल्ड्रंस डे यानी कि बाल दिवस को हम मनाते हैं 14 नवंबर को ही। और इस साल 14 नवंबर 2024 को जो भारतीय बाल दिवस है इसकी थीम रही हर बच्चे के लिए हर अधिकार। देखिए बाल दिवस भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि चाचा नेहरू जो है ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए इनके जन्म दिवस यानी कि 14 नवंबर को हम जो है बाल दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। और थीम जरूर याद रखिएगा, 2024 के लिए जो बाल दिवस की थीम है ये है हर बच्चे के लिए हर अधिकार। और देखिए तीसरा प्रश्न हमारा है कि विश्व निमोनिया दिवस हम कब मनाते हैं। देखिए विश्व निमोनिया दिवस को मनाया जाता है 12 नवंबर को हर साल। और 2024 के लिए विश्व निमोनिया दिवस की थीम है हर सांस कीमती है, निमोनिया को रोकें। देखिए निमोनिया होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। निमोनिया कई कारणों से होता है और ये फेफड़े से संबंधित बीमारी है। देखिए निमोनिया एक सूजन की स्थिति है जो कि फेफड़ों को प्रभावित करती है यानी कि हमारे लंग्स को प्रभावित करती है। और आमतौर पर बैक्टीरिया, वायरस या फंगस संक्रमण के कारण जो है निमोनिया होता है। देखिए अभी क्या है, ठंडी का मौसम शुरू हो गया है और अगर आप बाइक या स्कूटी चला रहे हैं तो मुंह पे मास्क ज़रूर लगाएं या फिर कोई गमछा वगैरह बांध सकते हैं ताकि जो आपका एयर है वो फिल्टर होकर आपके नाक के रास्ते फेफड़े में जाए। क्योंकि इस समय देखिए वातावरण में बहुत नमी है, कोहरे का समय है, तो नमी में ही ये सारे बैक्टीरिया, वायरस और जो फंगस होते हैं ये मौजूद होते हैं और उसमें ग्रो करते हैं। और जब आप सांस लेते हैं तो ये उसी वातावरण से जो है, जो गंदा वातावरण है नमी वाला, उसी के थ्रू ये आपके लंग्स में जाते हैं और फिर जो है आपको सर्दी, खांसी या छींकें आने लगती हैं। धीरे धीरे संक्रमण होता है और फिर निमोनिया टाइप का लक्षण जो है आपको दिखने लगता है। तो अभी थोड़ा सा सावधानी रखिए, ठंडी का समय है। देखिए जो आपका निमोनिया है ये फेफड़ों के वायु कोषों यानी कि जो आपका अल्वियोली होता है इसमें सूजन का कारण बनती है, यानी उसमें सूजन पैदा कर देता है जो वायु कोष होता है। और इससे ये तरल से भर जाते हैं जैसे बलगम वगैरह, और ऑक्सीजन के आदान प्रदान में ये बाधा उत्पन्न करते हैं। और इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, ठंड लगना, सांस लेने में कठिनाई और छाती में दर्द शामिल हैं। तो अगर आपके सीने में जो है दर्द हो रहा है या फिर आपको बलगम बन रहा है बहुत ज़्यादा, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, साथ में बुखार है और ठंड भी लग रही है, तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। और याद रखिएगा 12 नवंबर को हम मनाते हैं विश्व निमोनिया दिवस। 2024 के लिए इसकी थीम क्या है, हर सांस कीमती है, निमोनिया को रोकें। चौथा प्रश्न हमारा है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर आयोजित होगा। देखिए जो आपका 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा। भुवनेश्वर जो है ये ओडिशा की राजधानी है। देखिए 18वां जो PBD यानी कि जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है ये 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक चलेगा। कहाँ पर आयोजित होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में। और इसका जो थीम है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो आपका है इसकी थीम है विकसित भारत में प्रवासी योगदान। पांचवा प्रश्न है कि विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो देखिए जो विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर है ये आपका
लेह में स्थापित किया जाएगा और इसके लिए अभी दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। और ये कौन कौन सी संस्थाएं हैं जान लीजिए। देखिए, भारत में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है लेह का और आदित्य मेहता फाउंडेशन है, इन दोनों के बीच में अभी हाल ही में एक समझौता हुआ है। और इस समझौते के तहत जो आपका लेह है वहाँ पर दुनिया का पहला यानी कि विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित होगा। और छठवां है कि हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपके पंकज त्रिपाठी हैं जो कि फिल्म अभिनेता हैं, इनको जो है मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखिए, पंकज त्रिपाठी जो है ये अब मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं वहाँ पे, महाकालेश्वर टेम्पल भी है उज्जैन में, और बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जिसको आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं। सातवां है कि हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में है। देखिए, सुखना झील बहुत चर्चा में भी, और ये आपका है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में ये जो झील है कुछ इस प्रकार से दिखती है। और इसके बारे में करंट न्यूज क्यों क्या है कि ये चर्चा में क्यों बनी है। देखिए, जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसने हाल ही में हरियाणा की ओर से सुखना वन्यजीव अभयारण्य के आसपास लगभग 1 किलोमीटर से 2.35 किलोमीटर तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में सीमांकित करने की अधिसूचना जारी की है। और ये चंडीगढ़ में स्थित एक कृत्रिम झील है, याद रखिएगा। सुखना झील जो है ये चंडीगढ़ में स्थित है और ये कृत्रिम झील है। और इसके एक से लगभग 2 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। आठवां की राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसका नया कार्यकारी अध्यक्ष किसको बनाया गया है। तो देखिए, जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है यानी कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण है, इसके नए कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। देखिए, जो आपके जस्टिस रामकृष्ण गवई हैं, ये इस पद पर भारत के जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस संजीव खन्ना इनका स्थान लेंगे, जो पहले ये पद संभाल चुके थे। देखिए, जो आपका NALSA यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है यानी कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण है, तो इसकी एक परंपरा है। जो कार्यकारी अध्यक्ष का पद होता है ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश के पास होता है। तो ये पद अब किसके पास है, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई के पास। और एक और सबसे बड़ी न्यूज़ मैं आपको देने जा रहा हूँ। देखिए, भारत के जो 51वें चीफ जस्टिस हैं इनकी नियुक्ति हो चुकी है और ये अपना पद भी संभाल चुके हैं। इनका नाम है संजीव खन्ना। देखिए, संजीव खन्ना जो ये 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है हाल ही में। और इन्होंने यानी कि जस्टिस संजीव खन्ना ने जो है इस पद पर DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को समाप्त होगा। मतलब समाप्त होगा क्या, समाप्त हो चुका है। तो 10 तारीख को इनका जो है जो आपके DY चंद्रचूड़ थे इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। उनके स्थान पर अब भारत के क्रम से 51वें चीफ जस्टिस शपथ ले चुके हैं, जिनका नाम है संजीव खन्ना। और एक खास बात और है, देखिए, जो आपके संजीव खन्ना है इनका जो कार्यकाल होगा ये 13 मई 2025 को समाप्त हो जाएगा और उस समय इनकी आयु होगी 64 साल। और अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में हर साल किस तिथि को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे को हम मनाते हैं 11 नवंबर को हर साल। क्यों मनाते हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति की फोटो है, इनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर थे। इन्होंने बहुत सारे शिक्षण संस्थानों की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी, जैसे कि आपका हो गया CSIR और बहुत सारे शिक्षण संस्थान, जैसे कि आपका एक और आपका हो गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो बहुत सारे शिक्षण संस्थानों का इन्होंने नींव रखा था क्योंकि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। देखिए, भारत में है हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को समर्पित है। देखिए, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है इनके बारे में एक नोट करने वाली चीज़ ये है कि इनको 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
11वां कि हाल ही में किस देश ने आधुनिक गुलामी से निपटने के लिए पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, इसने आधुनिक गुलामी से निपटने के लिए अपने देश का पहला गुलामी विरोधी आयुक्त अपॉइंट किया है। और ये अपॉइंटमेंट किसका हुआ है, इनका नाम मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में अपने पहले एंटी स्लेवरी कमिश्नर यानी कि गुलामी विरोधी आयुक्त को नियुक्त किया है, जिनका नाम है क्रिस इवांस। देखिए क्रिस इवांस जो है ये दिसंबर 2024 से 5 सालों तक अपने पद पर बने रहेंगे। और देखिए जो आपका ये एंटी स्लेवरी कमिश्नर का पद है, ये पद ऑस्ट्रेलिया सरकार व्यवसाय और समाज में आधुनिक गुलामी से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के लिए जो है बनाया गया है। इसमें मानव तस्करी, जबरन श्रम और धोखे से भर्ती शामिल है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जो है इस एंटी स्लेवरी कमिश्नर के पद को सृजित किया है और इस पद पर क्रिस इवांस को नियुक्त भी कर दिया है। और 12वां प्रश्न है कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, जिसको अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, इसको कब मनाया जाता है। तो देखिए हर साल शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस को 10 नवंबर को मनाते हैं हम। और 2024 के लिए इसकी थीम है युवाओं को अग्रणी बनाना। और इस दिवस को पहली बार 2001 में यूनेस्को के द्वारा स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा 10 नवंबर को हम मनाते हैं हर साल शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, यानी कि वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट को हम हर साल मनाते हैं 10 नवंबर को। और 2024 के लिए इसकी थीम थी युवाओं को अग्रणी बनाना। तो इसी के साथ आज का सेशन ही समाप्त होता है। देखिए जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू और मिलते हैं कल जो है अगले सेशन में।